आज हमारे साथ हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जयराम रमेश जी, जो आज सिरसा प्रवास पर हैं। नेताजी, आप पूरे हिंदुस्तान में गए तो क्या माहौल देख रहे हैं? माहौल तो बिल्कुल मुझे ये दिख रहा है। पहले चरण के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 19 तारीख अप्रैल के बाद कि दक्षिण में बीजेपी साफ और उत्तर भारत में बीजेपी हाफ। दूसरे चरण के बाद भी यही यही माहौल था कि दक्षिण में साफ और इस बार उत्तर पश्चिम और पूर्व भारत में हाफ। तो बिल्कुल अभी तय हो गया है कि 4 जून को कांग्रेस पार्टी और इंडिया जनबंधन की पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश मिलेगा। आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आरोप लगाया कि हमने चुनाव आयोग को बहुत सी शिकायतें की, हम शिकायतें करके थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। देखिए, अफसोस की बात है, चुनाव आयोग का हम बड़ा सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्था है और हम सब उम्मीद करते हैं कि वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव चलाएं। पर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज भी बीजेपी के कई उम्मीदवार धार्मिक प्रतीक के आधार पर अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मूर्तियां लगाकर, वो भगवान की मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां लगाकर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हमने सब ये जानकारी चुनाव आयोग को दिया है, कोई नोटिस नहीं लिया है। प्रधानमंत्री के भाषण विभाजनकारी हैं, प्रधानमंत्री के भाषण सब आचार संहिता का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट निर्णयों का उल्लंघन है और ज़रूर प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसी भाषा का इस्तेमाल होना बहुत आपत्तिजनक है। उसके खिलाफ भी हमने शिकायतें दर्ज की हैं चुनाव आयोग में। पर अफसोस की बात है कि जिस सख्ती से उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दिया हमने। तो इसके पीछे क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं कोई दबाव है? आपने एक शब्द इस्तेमाल किया, अनडिक्लेयर। सब लोग, हाँ, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, ये मेरे शब्द नहीं है, ये तो अरुण शूरी के शब्द हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में एक वरिष्ठ मंत्री रहा करते थे, बीजेपी के बुद्धिजीवी रहे हैं। उन्होंने ही कहा था कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। 10 साल अन्याय काल है, लोकतंत्र का विनाश हुआ है, संविधान का पूरा नज़रअंदाज किया गया है और 400 पार का असली मकसद तो यही है ना। इसके पीछे राज ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हटाओ और मनुवादी संविधान, आरएसएस का संविधान को लाओ। यही तो मकसद है प्रधानमंत्री का। पर अब तो ये निवर्तमान प्रधानमंत्री है, आउटगोइंग है, 4 तारीख को गोइंग आउट हो जाएगा। अभी ताज़ा ताज़ा इनका बयान आया कि अगर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन आता है तो ये राम मंदिर को जो है वो बुलडोजर चला देंगे। ये क्या, हम राम के पुजारी हैं, हम राम के व्यापारी नहीं हैं, हम राम के पुजारी हैं। और धर्म का राजनीतिकरण के हमने हमेशा विरोध किया है। धर्म का राजनीतिकरण करना धर्म को घटाता है और राजनीति को भी घटाता है। और जिस ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बुलडोज़र की भाषा, ये धार्मिक, हम एक बहुधार्मिक देश है। हमारा संविधान कहता है पंथ निरपेक्षता, सर्वधर्म समभाव। प्रधानमंत्री ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? इसका भी हमने आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत की है, पर इस पर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। चौथे चरण। प्रधानमंत्री, मैं एक चीज़ कह दूं, प्रधानमंत्री हमें कोविड की महामारी से तो मुक्ति हो गई, पर झूठ की महामारी से हमें मुक्ति 4 तारीख को मिलने वाली है। झूठ की भयंकर महामारी इन्होंने फैलाया है और ये प्रधानमंत्री हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हैं और मैं समझता हूँ विश्व में ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं है या राष्ट्रपति नहीं है जो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। चौथे चरण के बाद जिस तरह से वोटों की परसेंटेज बढ़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसमें संज्ञान 11 दिन लगे चुनाव आयोग को, 11 दिन। 19 तारीख को चुनाव होता है और 11 दिन बाद आंकड़े प्रकाशित होते हैं और आज भी पूरे आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए हैं। हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6-7 असेंबली सीट भी होते हैं। हर एक सीट में कितने रजिस्टर्ड वोटर हैं, हम बताइए वो जानकारी। उसको तो प्रकाशित करते, 2019 तक तो प्रकाशित किया करते थे, आज अचानक क्यों नहीं आप कर रहे हैं? तो इसके पीछे क्या है, राज क्या है, दबाव कहाँ से आ रहा है, क्या कारण है कि चुनाव आयोग जिस निष्पक्ष तरीके से काम करना और जिस पूर्ण तरीके से वो आंकड़े को प्रकाशित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। तो ये सब देखिए, प्रधानमंत्री रोज़ अपनी भाषा बदलते रहते हैं, रोज़ अपना वेश बदलते रहते हैं, पगड़ी बदलते रहते हैं, अलग अलग जो वस्त्र पहनते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, ऐसे ही रोज़ उनकी भाषा भी बदलती रहती है। आज जो कहेंगे कल कहेंगे मैंने कहा ही नहीं कुछ।
और परसों कहेंगे कल जो मैं कहा था वो कहेंगे मैंने कहा ही नहीं। वो याददाश्त खो रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं कहा था। सब लोग सुने हैं, सब लोग पढ़े हैं, सब लोग देखे हैं। तो ये सब नाटकबाजी है, सब ड्रामाबाजी है। इंटरव्यू दे रहे हैं दुनिया भर के चैनलों में, दुनिया भर के अखबारों के लिए। ये सब तो प्रीस्क्रिप्टेड है, लिखा हुआ है क्या करना, कौन लिखता है, सवाल कौन पूछता है, जवाब कौन देता है, हम लोग सब जानते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय से सूत्रधार तो वहाँ बैठे हुए हैं। तो ये प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री का पद को हम सम्मान देते हैं। प्रधानमंत्री भारत देश का, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, सम्मानजनक पद है ये, सभी को हमने सम्मान दिया है। पर पहले प्रधानमंत्री हैं जो इस तरीके से झूठ की महामारी फैला रहे हैं और अपने ही बातों को खंडन कर रहे हैं अगले दिन कि मैंने ये ऐसा कुछ नहीं कहा। आज आप मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को हम लागू करेंगे। बिल्कुल। आज 18 साल बाद, आपके टाइम में ये रिपोर्ट आयोग बनना था, आपके टाइम में ये रिपोर्ट जमा हुई। मैंने इसका पूरा तरीके से स्पष्टीकरण दिया था। मैंने कहा था कि 2011 में प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया, उस मुख्यमंत्रियों की समिति का गठन हुआ, जिसकी अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी जब तब के मुख्यमंत्री थे वो गुजरात के, और उन्होंने सिफारिश की कि एमएसपी को कानूनी दर्जा देना ज़रूरी है। ये एनडीसी की एक समिति थी, मुख्यमंत्रियों की समिति। हुड्डा साहब भी उसमें थे और कई मुख्यमंत्री थे, और नरेंद्र मोदी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उसके बाद विचार विमर्श हुआ, सरकार के अंदर क्योंकि बहुत बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है, क्रांतिकारी कदम है, प्रगतिशील कदम है, बहुत बड़ा कदम है। तो मनमोहन सिंह जी ने 2-3 बार मुख्यमंत्रियों से बात की। 2013 में आ गए। 2013 में हमको खाद्य सुरक्षा कानून लाना था, हमें नया भूमि अधिग्रहण कानून लाना था। तो प्रधानमंत्री ने कहा अभी रुक जाओ, चुनाव होने दो, उसके बाद में हम ये एमएसपी का कानून बनाएंगे। तब हमारी सरकार चली गई और 10 साल से प्रधानमंत्री चुप हैं। उन्होंने किसान संगठनों को कहा कि हम देंगे एमएसपी को कानूनी दर्जा, उन्होंने दिया नहीं। हमने अभी गारंटी दी है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, विशेष कानून बनाएंगे और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश यानी कि संपूर्ण खेती लागत उसको 1.5 गुना बढ़ाकर उस स्तर पर एमएसपी लागू करेंगे। और ये ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपने पूंजीपति दोस्त 21 या 22 ऐसे चहीते दोस्त हैं जिनका 16 लाख करोड़ रुपया इन्होंने कर्जा माफ़ किया है। किसानों का 1 रुपया कर्जा माफ़ नहीं हुआ है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, 2008 में 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ़ी किया गया था। हमने गारंटी दी है कि हम एक परमानेंट कर्जा माफ़ी आयोग गठन करेंगे और हर राज्य में कितना कर्जा हम माफ़ करेंगे वो तय करेगा, वो आयोग तय करेगा।